शादी के भोज के दिन मेरी मंगेतर का कभी न भूलने वाला पहला प्यार अचानक सामने आ गया। जैसे ही समारोह शुरू होने वाला था, उसका पहला प्यार और मेरी मंगेतर दोनों गायब हो गए। मैंने पागलों की तरह हर जगह खोजा और अंततः पार्किंग में इसोल्ड को लिसेंडर से किस चुंबन मांगते हुए पाया। उसकी सफ़ेद पोशाक ज़मीन पर फैली हुई थी। उसके नंगे टखने ठंडी सफ़ेदी के साथ चमक रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लिसेंडर, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दुख दिया है। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुमने स्टर्लिंग को क्यों चुना? कृपया मुझे मारो, मैं गलत थी। यह कहते हुए वह उसके पैरों से नीचे खिसक गई और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मुझे तुम्हें परेशान करने नहीं आना चाहिए था। मैं सगाई तोड़ दूंगी और तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हें किसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहती। ये कोई मुश्किल स्थिति नहीं है। ये सिर्फ सुविधा की शादी है। उसने मुझे छुआ तक नहीं है। मैं इस पूरे समय तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसोल्ड ने सिर हिलाया और लिसेंडर ने झुककर उसके चेहरे को चूम लिया। मैंने अपनी जेब में रखी अंगूठी की डिब्बी को छुआ और खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। मुझे ये सब बेतुका लग रहा था। 3 घंटे की मेरी गहरी चिंता अंततः एक बहुत बड़ा मजाक बन गई थी। मैं भावहीन होकर मुड़ा और बिना पीछे मुड़े चल दिया। बैंक्वेट हॉल में लौटने पर मेरे पिता, विंस्टन, जल्दी से आगे आए। मेरे ठंडे भावों को देखकर उन्होंने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या बात है? इसोल्ट कहाँ है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी आ रही है। सच्चाई से अनजान विंस्टन ने सिर हिलाया। तो फिर ये उदास चेहरा क्यों? तुम्हारी सगाई होने वाली है, थोड़ा खुश हो जाओ। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैं खुश हूं। मैं खुश कैसे नहीं हो सकता? विंस्टन ने आह भरी और मेरा कंधा थपथपाया। कम से कम तुम तो खुश हो। तुम्हारी माँ इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और आई भी नहीं। चूंकि तुमने इस सगाई को करने का पक्का मन बना लिया है, इसलिए मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। जब तक होस्ट ने उपकरण सेट करना समाप्त नहीं कर लिया, तब जाकर इसोल्ड अंततः लिसेंडर का हाथ पकड़े हुए पहुंची। ये देखकर उसके पिता रेजिनाल्ड ने गंभीर भाव से उसे फटकार लगाई। तुम कहाँ भाग गई थी बच्ची? तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? उसकी माँ बीट्राइस का ध्यान लिसेंडर पर गया और उन्होंने उलझन में पूछा, इसोल्ड, ये कौन है? वो मेरा मेरा छोटा भाई है। रेजिनाल्ड ने उसे तीखे स्वर में डांटा और कहा, यह कैसा व्यवहार है? एक दूसरे को ऐसे खींचना? तुरंत हाथ छोड़ो। समय देखो। जल्दी से स्टेज पर जाओ। स्टर्लिंग को और इंतजार मत करवाओ। इसोल्ड पलटी और लिसेंडर से धीरे से बोली, मेरा यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है। अगले ही सेकंड इसोल्ड के भाव कोमलता से पूरी तरह ठंडे हो गए और वो तेजी से स्टेज पर चली गई। विंस्टन का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने हमेशा इस शादी का विरोध किया था, लेकिन क्योंकि मैंने जिद पकड़ रखी थी और दोनों बड़ों के मुझे समझाने के अनगिनत प्रयास विफल हो गए थे, इसलिए उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस इसोल्ड को शिष्टाचार की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ऐसे मौके पर लेट आना। मुझे सच में नहीं पता कि तुम उसमें क्या देखते हो। मैंने स्टेज की तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी, अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे ऊपर की ओर चल दिया। इसोल्ड ने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें पूरी तरह से स्टेज के नीचे लिसेंडर पर टिकी थीं और वे दोनों एक दूसरे से नज़रें मिला रहे थे। कुछ देर पहले अकेले में लिसेंडर ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि वो मुझसे सगाई कर ले। जब इसोल्ड ने उलझन में कारण पूछा, तो लिसेंडर ने सिर्फ एक बेतुका जवाब दिया, मुझे लगता है कि इस तरह यह बहुत रोमांचक है। सिर्फ इसलिए कि लिसेंडर को यह विचार पसंद आया, इसोल्ड बिना किसी झिझक के सहमत हो गई। इस समय उसका शरीर स्टेज पर था, लेकिन उसका दिल बहुत पहले ही लिसेंडर पर आ चुका था। जैसे ही होस्ट माइक्रोफोन उठाने वाला था, मैंने अचानक हाथ बढ़ाया और उसे छीन लिया। इस हरकत से हॉल में हंगामा मच गया। मेहमानों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पूरी तरह से भ्रम से भरे हुए थे। मैंने माइक्रोफोन को अपने होठों के करीब लाया। सम्मानित अतिथियों, मेरी सगाई की दावत में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मुझे बहुत खेद है, मैं इस सगाई को रद्द कर रहा हूँ। रेजिनाल्ड सबसे पहले खड़े हुए। उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। स्टर्लिंग, तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे रद्द कर रहे हो? बीट्राइस भी घबराहट में खड़ी हो गईं। उनका चेहरा चिंता से भरा था। स्टर्लिंग, क्या बात है? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? इसोल्ड दौड़कर मेरे पास आई और उग्रता से मेरा सामना करने लगी। स्टर्लिंग, इसका क्या मतलब है? तुम ही थे जो ये सगाई चाहते थे और अब तुम ही इसे बर्बाद कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे सबके सामने जलील करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया।
मैं बगल में हट गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार बैकहैंड थप्पड़ जड़ दिया। एक तेज चटाक की आवाज के साथ इसोल्ड चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। रेजिनाल्ड गुस्से से आगे बढ़े और बीट्राइस के साथ मिलकर अपनी बेटी को उठाया। यह देखकर कि उसका आधा चेहरा तेजी से सूज रहा था और लाल हो रहा था, उनका खून खौल उठा। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए बोले, स्टर्लिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इसोल्ड को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पीछे नहीं हटा और आगे बढ़कर तुरंत उनके चेहरे पर लगातार 4 जोरदार बैकहैंड थप्पड़ जड़ दिए। मैंने उनके गुस्से को उन्हीं के चेहरे पर वापस दे मारा, जिससे उनका सारा क्रोध हवा में उड़ गया। मेरी बात सुनो, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें अपनी धौंस जमाने की बहुत आदत हो गई है? तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? सीधे खड़े रहो और तमीज से पेश आओ। आखिरी थप्पड़ का जोर बहुत भारी था। रेजिनाल्ड पिटने के बाद खामोश हो गए और तुरंत हकीकत में लौट आए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि शहर में खुद को स्थापित करने की होल्डन परिवार की क्षमता पूरी तरह से स्टर्लिंग परिवार के समर्थन पर निर्भर थी। अभी मेरे खिलाफ इस तरह का जंगली व्यवहार करना उनके लिए सीधे सीधे मौत को दावत देना था। बीट्राइस खड़ी हुई, उनकी आवाज़ कांप रही थी। स्टर्लिंग, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मैंने किसी से एक कुर्सी मंगवाई और पैर पर पैर रख कर बैठ गया। मेरा लहजा मजाकिया था, जिसने बीट्राइस को इतना डरा दिया कि वो बोल भी नहीं पाई। मैंने तुम्हारे होल्डन परिवार के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया है ना? रेजिनाल्ड और बीट्राइस ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से सिर हिलाया। मैंने गुस्से में एक चीख निकाली, जिससे वे दोनों चौंक कर कांप गए। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था और अब तुम गूंगों की तरह व्यवहार कर रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने व्यंग्य से कहा। चूंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तो फिर तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा क्यों दिया? बीट्राइस का चेहरा अविश्वास से भरा था। धोखा? स्टर्लिंग, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? मैंने चुटकी बजाई और मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन तुरंत जल उठी। धीरे धीरे एक वीडियो चलना शुरू हुआ। गलतफहमी? इसोल्ड और लिसेंडर के चेहरे बुरी तरह से बदल गए। ये वीडियो कुछ ही क्षण पहले की उनकी निजी मुलाकात का सटीक फुटेज था। अपने चेहरे के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इसोल्ड दौड़कर आगे आई, स्क्रीन को बंद करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वो चीखी, मैंने उसे एक और बैकहैंड थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसे मत चलाओ, इसे जल्दी बंद करो, वो रोई। मैंने मजाकिया लहजे में कहा, सबको देखने दो कि होल्डन ग्रुप की कीमती बेटी वास्तव में कितनी घटिया है। इसोल्ड ने मेरे पतलून को खींचा और बुरी तरह से मिन्नतें करने लगी। स्टर्लिंग, चलो घर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। क्या तुम कृपया वीडियो बंद कर सकते हो? मैं नीचे झुका और उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। अब डर लग रहा है? तुम्हें तब डर क्यों नहीं लगा जब तुम अपने छोटे प्रेमी को बचा रही थी? जब मैं तुमसे प्यार करता था तो तुमने मेरे सामने लापरवाही से काम किया। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम खुद को क्या समझती हो? वीडियो अभी भी चल रहा था और उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से प्रसारित कर रहा था। मेहमान फुसफुसा रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे। किसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसोल्ड इतनी पवित्र दिखेगी, लेकिन वास्तव में इस तरह की इंसान होगी। किसी और ने कहा, स्टर्लिंग परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर को धोखा देना। होल्डन परिवार इस बार पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसी क्षण किसी ने लिसेंडर की ओर इशारा किया और कहा, क्या ये वीडियो वाला आदमी नहीं है? उसमें अभी भी यहां रुकने की हिम्मत है। लिसेंडर का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे द्वारा तैनात किए गए आदमियों ने उसे रोक लिया और घसीटकर ठीक मेरे सामने ले आए। इसोल्ड उसे बचाने के लिए बेतहाशा आगे झपटी। स्टर्लिंग, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसे मुझ पर निकालो। वह, मैंने ताली बजाई। मेरे लहजे से व्यंग्य टपक रहा था। ये देखो, अब ये सच्चा प्यार है। ये देखकर रेजिनाल्ड घबराहट में आगे दौड़े। स्टर्लिंग, ये मेरे अनुशासन की विफलता है। मैं इस कलंकित कमीने को अभी यहां से ले जाऊंगा और उसे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। इसोल्ड ने उनका हाथ झटक दिया और दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप इससे दूर रहें। मुझे स्टर्लिंग पसंद तक नहीं है। आपने मुझे इसके लिए मजबूर किया। मैं जिससे सच में प्यार करती हूँ वो लिसेंडर है। रेजिनाल्ड ने गुस्से में अपनी छाती पकड़ ली और लगभग गिरने ही वाले थे। बीट्राइस ने जल्दी से उन्हें संभाला और रोते हुए इसोल्ड को कोसने लगी। तुझ जैसी विद्रोही संतान, तू ऐसी बात कैसे कह सकती है? स्टर्लिंग तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा है, मेरे लिए अच्छा? वह सिर्फ स्टर्लिंग परिवार के पैसों पर निर्भर है। उसके परिवार के बिना भी लिसेंडर और मैं होल्डन ग्रुप को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। मैं खड़ा हुआ, मेरी नज़र लिसेंडर पर पड़ी और मैंने उसके होठों पर आई हल्की सी मुस्कान को पकड़ लिया। मैंने उदासीनता से कहा,
ठीक है, तो हमारी सगाई यहीं खत्म होती है। मैंने भी अपने होठों पर एक मुस्कान ला दी और सीधे लिसेंडर की तरफ चल दिया। मेरा रास्ता रोक रही इसोल्ड को धक्का देते हुए कहा, दफा हो जाओ। मैं लिसेंडर के पास गया, टेबल से एक चॉपस्टिक उठाई और पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? लिसेंडर ने घबराहट में थूक निगला और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर दबा दिया, उसकी उंगलियों को जबरदस्ती फैला दिया। मेरे हाथ में मौजूद चॉपस्टिक जोर से नीचे आई, सीधे उसकी हथेली को पार करते हुए आर पार हो गई, इससे पहले कि मैं उसे बेरहमी से वापस खींच लूं। लिसेंडर ने एक दर्दनाक चीख मारी जो पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी। इसोल्ड उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ी और मुझ पर चिल्लाई, स्टर्लिंग, तुम कमीने! मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी! जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ! घृणा से मैंने चॉपस्टिक को एक तरफ फेंक दिया और गीले टिश्यू से अपने हाथ पोंछे। कितना बदकिस्मत हूं जो वास्तव में मुझे धोखा मिला। मैं मुड़ा और वापस स्टेज की ओर चल दिया और माइक्रोफोन उठा लिया। आप सभी ने देखा है कि मेरे और होल्डन परिवार के बीच क्या हुआ है। आज से होल्डन परिवार और स्टर्लिंग परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपकी कोई दुश्मनी है तो अपना बदला लें, अगर आपकी कोई शिकायत है तो उन्हें अभी सुलझा लें। ये बोलने के बाद मैंने माइक्रोफोन गिरा दिया और कार्यक्रम स्थल से निकलने के लिए मुड़ गया। पिछले कुछ वर्षों में होल्डन परिवार ने शहर में कई गलत काम करने के लिए मेरे परिवार के समर्थन पर भरोसा किया था। अब जब वे अपना संरक्षक खो चुके थे, तो कई लोग पहले से ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। अस्पताल के एक वार्ड में लिसेंडर बिस्तर पर लेटा था। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर भारी पट्टी बंधी थी। इसोल्ड उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। लिसेंडर ने अपनी आंखें खोलीं, उसे गले से लगा लिया और विनती की, इसोल्ड, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। इसोल्ड ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। लिसेंडर का चेहरा अपराध बोध से भरा था। मुझे बहुत खेद है। ये सब मेरी गलती है कि तुम्हारा स्टर्लिंग से पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। इसोल्ड ने उसे सांत्वना दी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो वैसे भी कभी पसंद नहीं था। लिसेंडर के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव दिखा और उसने उसके होंठ चूम लिए। ठीक उसी समय बीट्राइस गुस्से में भन्नाती हुई कमरे में घुसी। वो इसोल्ड पर चिल्लाईं, इसोल्ड, तुम जानवर हो! तुम्हारे पिता बगल के कमरे में बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ इसके साथ अंतरंग हो रही हो। वो आगे बढ़ी और इसोल्ड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका पहले से ही सूजा हुआ और लाल गाल अब और भी दयनीय लग रहा था। इसोल्ड ने भौहें सिकोड़ी और पलटकर जवाब दिया, माँ, डॉक्टर ने कहा कि पिताजी को बस एंग्जाइटी अटैक आया है। लिसेंडर का इतना खून बह गया है। अगर मैं उसके साथ रह रही हूं तो इसमें क्या गलत है? बीट्राइस गुस्से से कांप उठी। इसने तुम्हें कौन सा जादू का काढ़ा पिला दिया है? हमारा हंसता खेलता परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया है। क्या अपनी खुशी की तलाश करना कोई अपराध है? मैं होल्डन ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। इसके अलावा लिसेंडर मेरी मदद करेगा। बीट्राइस को एक भयानक निराशा महसूस हुई। वो जाने के लिए मुड़ी। तो फिर तुम यहीं रहो और इसके साथ रहो। लिसेंडर ने धीरे से इसोल्ड का हाथ खींचा, समझदार होने का दिखावा करते हुए बोला, इसोल्ड, तुम्हें जाकर अपने पिता को देखना चाहिए। अपनी माँ को गुस्सा मत दिलाओ। इसोल्ड के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसने उसे गले लगा लिया। लिसेंडर, तुम कितने प्यारे हो। मैं जाकर अभी वापस आती हूँ। जैसे ही वो खड़ी होने वाली थी, लिसेंडर ने अचानक अपना घायल हाथ पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। इसोल्ड घबराहट में बाहर की ओर दौड़ी। क्या हुआ? मैं जाकर डॉक्टर को लाती हूँ। उसके जाते ही लिसेंडर ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और आराम से बिस्तर पर पीछे की ओर लेट गया। उसकी आंखों में गहरी साजिश छलक रही थी। इस बीच स्टर्लिंग ग्रुप की क्षेत्रीय शाखा के महाप्रबंधक के कार्यालय में मैं आराम से चाय पी रहा था। मेरा सचिव डेसमंड रिपोर्ट करने के लिए कुछ दस्तावेज लेकर अंदर आया। मिस्टर स्टर्लिंग, हमने जांच की है। लिसेंडर ने वास्तव में विदेश में अध्ययन किया था, लेकिन उस विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग 1200 से भी नीचे है। इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने दस्तावेज उठाया, उसके पन्ने पलटे और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा था कि वो कोई बहुत बड़ा और ताकतवर इंसान होगा, लेकिन वो तो महज एक कचरा निकला। डेसमंड ने पूछा, क्या हमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए? मैंने अपना हाथ खारिज करते हुए हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं। हम बस आराम से बैठेंगे और तमाशा देखेंगे। अतीत में स्टर्लिंग परिवार के भरोसे पर इसोल्ड ने कई लोगों को नाराज किया था। अब जब उसने अपना समर्थन खो दिया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग उसके साथ अपना हिसाब चुकाना चाहेंगे। जैसी कि मुझे उम्मीद थी,
स्टर्लिंग परिवार के समर्थन के बिना कई छोटी कंपनियों ने होल्डन ग्रुप के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी मूल पूंजी ने उन्हें किसी जानलेवा झटके से बचा लिया था, लेकिन होल्डन कंपनी के भीतर पहले ही घबराहट फैल चुकी थी। कार्यालय में सचिव एलारा ने एक दस्तावेज सौंपा। मिस होल्डन, कई कंपनियों ने हमारे साथ एक तरफा रूप से अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। इसोल्ड ने तिरस्कार की दृष्टि से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो होल्डन ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। खबर फैला दो, हम आपूर्तिकर्ताओं के लिए बोलियां फिर से खोल रहे हैं। एलारा झिझकी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंततः उसने बस सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। एलारा के जाने के बाद इसोल्ड का फोन बैंक के नोटिफिकेशन से बज उठा। अभी अभी 8 मिलियन से अधिक खर्च किए गए थे। इसके ठीक बाद लिसेंडर का एक संदेश आया, जिसमें रोल्स रॉयस की तस्वीर थी। इसोल्ड, क्या ये अच्छी लग रही है? इसोल्ड ने प्यार भरे लहजे में एक वॉइस मैसेज भेजा। ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। लिसेंडर ने एक और संदेश भेजा। मेरी नज़र एक फेरारी पर भी है। क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? इसोल्ड ने बिना 2 बार सोचे उदारतापूर्वक सहमति व्यक्त की। बिल्कुल तुम खरीद सकते हो, खरीद लो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बोली का नोटिस भेजे जाने के बाद एक भी कंपनी साइन अप नहीं करेगी। इसके अलावा भागीदार एक तरफा रूप से अपने अनुबंध तोड़ते रहे। उनके द्वारा चुकाई गई जुर्माना राशि रुकी हुई परियोजनाओं से होने वाले भारी नुकसान की भरपाई के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी। इसोल्ड ने गुस्से में दस्तावेजों को फर्श पर पटक दिया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। क्या यह स्टर्लिंग की करतूत है? क्या वो बस इतना ही कर सकता है? वो जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे गुस्सा आता। उसने अपना बैग पकड़ा और सीधे स्टर्लिंग ग्रुप के मुख्यालय की ओर दौड़ पड़ी। स्टर्लिंग इमारत की लॉबी में इसोल्ड ने सीईओ के निजी लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। ये सीईओ का निजी एलिवेटर है। कृपया वहां वाले लिफ्ट का उपयोग करें। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? सुरक्षा गार्ड ने व्यंग्य से कहा। मैं आपको जानता हूं, मिस होल्डन। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। इसोल्ड, होल्डन और कुत्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। तुरंत लॉबी में मौजूद सभी लोगों की निगाहें इसोल्ड पर टिक गईं। कानाफूसी और फुसफुसाहट अंतहीन रूप से गूंजने लगी। इसोल्ड का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे मिस्टर स्टर्लिंग से कुछ काम है। गार्ड ने कंधे उचकाए। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर स्टर्लिंग बहुत व्यस्त हैं। उनके पास आवारा बिल्लियों और कुत्तों से निपटने का समय नहीं है। लंबी बहस के बाद सुरक्षा प्रमुख ने अंततः डेसमंड को सूचित किया। एक बार अनुमति मिलने के बाद इसोल्ड अहंकार से ऊपर की ओर चल दी। कार्यालय के अंदर मैं पैर पर पैर रखे बैठा था और अपने फोन पर गेम खेल रहा था। इसोल्ड ने दरवाजा धकेल कर खोला, अंदर घुसी और अपने हाथ जोर से मेरी डेस्क पर पटके। स्टर्लिंग, इसका क्या मतलब है? आपूर्तिकर्ताओं से हमारे साथ अपने अनुबंध रद्द करवाना? क्या यह तुम्हारी सबसे अच्छी चाल है? मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा, अपना फोन नीचे रखा और अपनी उंगली से इशारा किया। इसोल्ड, यहां आओ, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। इसोल्ड सावधानी से आगे झुकी। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। इसोल्ड ने अपना गाल पकड़ लिया, अविश्वास से घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऊपर से उसे नीचे देखा। मेरा लहजा एकदम ठंडा था। मेरी हिम्मत तुम्हारे पिता को पीटने तक की हुई थी, तो तुम्हें मारना कौन सी बड़ी बात है? मैं सच में पहले अंधा था, जो तुम जैसे दिमागहीन कचरे के प्यार में पड़ गया था। इस तथ्य को अलग रख दें कि इस हालिया गड़बड़ी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मेरा काम होता भी, तो तुम क्या कर सकती थी? तुम्हें और तुम्हारे छोटे प्रेमी को आभारी होना चाहिए कि मैंने मामले की गहराई में जाकर जांच नहीं की। अब तुरंत मेरे कार्यालय से बाहर निकलो। मैंने इंटरकॉम उठाया और उसमें बोला, सिक्योरिटी, अगर इसोल्ड होल्डन कभी वापस आए तो उसे पीट कर दरवाजे से बाहर निकाल देना। अभी ऊपर आओ और इसे बाहर फेंक दो। जब गार्ड्स ने इसोल्ड को पकड़ा और कार्यालय से बाहर घसीटा, तो पहली बार उसके दिल में पछतावे की एक लहर उठी। अगर वो अभी भी मेरी प्रेमिका होती, तो उसकी कभी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होती। जैसे ही वह स्टर्लिंग बिल्डिंग से लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, इसोल्ड का फोन बज उठा। फोन पर एलारा की रोती हुई आवाज आई। मिस होल्डन, ये भयानक है। निदेशक मंडल आपको सीईओ के पद से हटाने के लिए एक बैठक बुला रहा है। होल्डन ग्रुप के सम्मेलन कक्ष के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 1 दर्जन से अधिक बोर्ड सदस्य बैठक की मेज के चारों ओर बैठे थे। इसोल्ड मुख्य सीट पर सीधी बैठी थी। एक अधेड़ उम्र के निदेशक ने सबसे पहले बात की। मिस होल्डन, आपने कंपनी की वर्तमान स्थिति देखी है।
मुझे नहीं लगता कि आप अब सीईओ के रूप में काम करने के योग्य हैं। एक अन्य निदेशक ने बीच में कहा। बिल्कुल, मिस होल्डन। अध्यक्ष महोदय अभी भी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। उनकी बेटी होने के नाते आपको वहां उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन खबर यह है कि सीईओ एक छोटे खिलौने जैसे लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही हैं, जबकि अध्यक्ष बेहोश हैं। वह उनसे कुछ बार से ज्यादा मिलने तक नहीं गई हैं। निदेशकों ने एक के बाद एक आरोप लगाए, जिससे इसोल्ड का चेहरा लाल हो गया। इसोल्ड ने अपना हाथ जोर से मेज पर पटका और चिल्लाई, जब मैं पहले समूह को पैसा कमाने में मदद कर रही थी, तो तुम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अब जब कंपनी को थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो तुम सभी मुझे उखाड़ फेंकने की जल्दी में हो। एक निदेशक ने खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया। ओह, इसे रहने दो। कंपनी के पिछले मुनाफे का तुम्हारे प्रबंधन कौशल से कोई लेना देना नहीं था। स्टर्लिंग ग्रुप के समर्थन से सीईओ की कुर्सी पर बैठा एक सुअर भी पैसा कमा सकता था। उसने इसोल्ड की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस होल्डन, क्या आपको सच में ये विश्वास नहीं था कि आपने वो पैसा अपनी क्षमताओं से कमाया है ना? यदि आप वास्तव में ऐसा सोचती हैं, तो हमें निश्चित रूप से आपको हटा देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से अपने निवेश को किसी बेवकूफ़ के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता। ये शब्द निर्दयी थे, सीधे मामले के दिल पर वार कर रहे थे। इसोल्ड इतनी गुस्से में थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। तुम, निदेशक ने आक्रामक रूप से बात आगे बढ़ाई। मैं क्या? मैं बस सच कह रहा हूं। यहाँ कौन बिल्कुल ऐसा ही नहीं सोचता? मिस होल्डन, मैं आपको स्वेच्छा से इस्तीफा देने की सलाह देता हूं, ताकि कंपनी के बचने की अभी भी कोई उम्मीद रहे। यदि आप पद छोड़ने से इनकार करती हैं, तो मेरे पास अपनी पूंजी वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक महिला निदेशक ने सख्त चेहरे के साथ समर्थन किया। मैं भी। एक अन्य निदेशक ने जोड़ा, मैं भी। एक अन्य ने कहा, मुझे भी इसमें गिने। यदि हम अभी अपने फंड वापस ले लेते हैं, तो हम अभी भी कुछ बचा सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही खींचते रहें, तो हम सब कुछ खो देंगे। इसोल्ड ने अपने दांत पीसे एक एक शब्द चबाते हुए बोली, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। एक शेयरधारक ने मजाकिया भाव दिखाया। उसकी नजर उसके चोटिल चेहरे पर घूम गई। मिस होल्डन, मैंने सुना है कि आप इस बैठक से पहले स्टर्लिंग ग्रुप में गई थीं। आपके चेहरे को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको वहां से मुंह की खानी पड़ी, है ना? जब उसने अपनी बात खत्म की, तो वो अन्य शेयरधारकों की ओर मुड़ा और बेकाबू होकर हंसने लगा। मेरे होल्डन परिवार के पास होल्डन ग्रुप के 57% शेयर हैं। आपको मुझे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। इसोल्ड का अड़ियल रवैया देखकर शेयरधारकों के चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक, जिनकी हिस्सेदारी केवल होल्डन परिवार के बाद थी, ने बात की। तो क्या मिस होल्डन का सीईओ की कुर्सी पर काबिज रहने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल। होल्डन ग्रुप हमारे परिवार का है, आपका नहीं। आप लोग बस वो लोग हैं जो आराम से बैठते हैं और हमारी मेहनत का फल खाते हैं। तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि ऐसी बात है, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। इसके साथ वो खड़ा हुआ और सीधे सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद अन्य शेयरधारक भी एक एक करके खड़े हुए और चले गए। जब सब चले गए, तो इसोल्ड इतनी गुस्से में थी कि उसने मेज के सारे दस्तावेज जमीन पर फेंक दिए। ये कमीने! जब हम पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने अपना मुंह बंद रखा था। अब ये सब तख्ता पलट करने आ गए हैं। तभी सम्मेलन कक्ष का दरवाजा धकेलकर खोला गया। लिसेंडर प्रवेश द्वार पर शांति से खड़ा था। कुछ दिन पहले मैंने जिस हाथ को आर पार किया था, वो अभी भी मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ था। जिस क्षण इसोल्ड ने लिसेंडर को देखा, उसके भाव तुरंत खुशी में बदल गए। लिसेंडर, तुम यहाँ हो। लिसेंडर मुस्कुराया। फर्श पर फैली गंदगी की ओर देखते हुए उसने इसोल्ड की पतली कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटने के लिए हाथ बढ़ाया। यहाँ क्या हुआ? इसोल्ड पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वह उसके आलिंगन में झुक गई और दुखी स्वर में बोली, लिसेंडर, वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम मेरी मदद कब करोगे? लिसेंडर एक पल के लिए रुका, फिर हंसा और अपनी असुविधा दिखाने के लिए अपना भारी पट्टी वाला हाथ उठाया। मैं भी सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ को देखो। ये देखकर इसोल्ड ने दिल के दर्द के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मैं समझती हूँ, लिसेंडर। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। पहले अपनी चोट को ठीक करने पर ध्यान दो। जब तुम बेहतर हो जाओगे, तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। लिसेंडर ने आह भरी। इसोल्ड, मुझे पता है कि तुम किन कठिनाइयों का सामना कर रही हो। मैंने सुना है कि स्टर्लिंग परिवार की शक्ति बहुत दुर्जेय है। इसोल्ड ने ऊपर देखा। उसकी आंखें उसके लिए प्यार से भरी थीं और उसने सिर हिलाया।
लिसेंडर की आंखें चालाकी से इधर उधर घूमी जब उसने पूछा, विदेशों में स्टर्लिंग परिवार के प्रभाव के बारे में क्या? इसोल्ड ने एक पल के लिए सोचा। विदेशों में स्टर्लिंग परिवार का कुछ प्रभाव है, लेकिन यह उनकी घरेलू शक्ति के करीब भी नहीं है। लिसेंडर ने विचार मग्न होकर सिर हिलाया। अच्छा। 1 महीने बाद एक बेहद शानदार क्लब हाउस के एक निजी कमरे के अंदर इसोल्ड का चेहरा लाल हो गया था। दोनों हाथों से रेड वाइन का गिलास पकड़ते हुए उसने पास बैठे अश्वेत व्यक्ति से सम्मानपूर्वक बात की। मिस्टर डेरियस, मैं आपको ये टोस्ट पेश करती हूँ। डेरियस ने एक अहंकारी भाव पहना हुआ था। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसने लापरवाही से अपना वाइन ग्लास उठाया और टूटी फूटी भाषा में बोला, मिस होल्डन, आप बहुत विनम्र हैं। लिसेंडर और मैं अच्छे दोस्त हैं। चूंकि आप उसकी प्रेमिका हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस मामले में आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर इसोल्ड के चेहरे पर तुरंत खुशी से भरे आश्चर्य का भाव आ गया। अपना सिर पीछे करते हुए उसने रेड वाइन का एक घूंट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर डेरियस। डेरियस ने भी मुस्कुराकर एक छोटा घूंट लिया। इस बिंदु पर लिसेंडर ने बीच में कहा, इसोल्ड, डेरियस और मैं बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। उनका परिवार अमेरिका में एक बहुत बड़ा समूह है। उनकी मदद से स्टर्लिंग परिवार महज एक मजाक है। इसोल्ड ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद लिसेंडर। लिसेंडर ने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और इसोल्ड को करीब से पकड़ लिया। वो लापरवाही से बोला, हंसते हुए और डेरियस के साथ बातचीत करते हुए पूर्ण अंतरंगता का दिखावा कर रहा था। इसोल्ड, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। जैसे जैसे खाना पीना चलता रहा, डिनर पार्टी अपने अंत के करीब थी। डेरियस ने अचानक बोलना शुरू किया, मैंने सुना है कि इस देश की संगीत संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। मैं आज खाली हूं, इसलिए मैं जाकर कुछ मजा करना चाहूंगा। आप क्या सोचती हैं मिस होल्डन? अब तक इसोल्ड के गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। शराब स्पष्ट रूप से उसके सिर पर चढ़ गई थी। फिर भी डेरियस का अनुरोध सुनने पर उसने सहज रूप से लिसेंडर की ओर देखा। लिसेंडर ने उसे एक आश्वस्त करने वाला लुक दिया और धीरे से कहा, इसोल्ड, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डेरियस एक प्रमुख क्लाइंट है। हम एक खराब मेजबान होना वहन नहीं कर सकते। इसोल्ड ने गहराई से शर्माते हुए आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। डेरियस, तो फिर चलिए यहाँ क्लब के कराओके कमरों की ओर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए अभी चलते हैं। लिसेंडर ने चुपके से इसोल्ड पर एक नजर डाली। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसोल्ड खड़ी हो गई। मैं पहले रेस्टरूम का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। लिसेंडर, तुम और डेरियस लॉबी में जाओ और मेरा इंतजार करो। ठीक है। इसोल्ड। इसोल्ड अपना फोन अपने साथ नहीं ले गई और सीधे रेस्टरूम की ओर चल दी। जिस क्षण वो निजी कमरे से बाहर निकली, डेरियस के भाव तुरंत चिंता में बदल गए। लिसेंडर, क्या हम सच में ये ठीक कर रहे हैं? लिसेंडर ने एक उंगली उठाई और कहा, डेरियस, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। ये औरत अविश्वसनीय रूप से मूर्ख है। हम इससे एक बड़ा भाग्य बनाएंगे और इसे 50-50 बांटेंगे। फिर विदेश उड़ जाएंगे और राजाओं की तरह रहेंगे। भले ही होल्डन ग्रुप का बाजार मूल्य सिकुड़ गया है, इस बार हम में से कम इतना लेकर जा सकते हैं। डेरियस ने भौहें सिकोड़ी और जोर देकर पूछा, वो कितना है? लिसेंडर ने धीरे धीरे नंबर का उच्चारण किया, $10 मिलियन। डेरियस तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में सोना चमकने लगा। इतना ज्यादा? लिसेंडर ने पूरी निश्चितता के साथ कहा, बिल्कुल। और ये तो बस एक रूढ़िवादी अनुमान है। $10 मिलियन डेरियस के लिए एक मात्र अंगरक्षक के रूप में अपनी पहचान को त्यागने और पूर्ण विलासिता का जीवन जीने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। उसकी छोटी आंखें इधर उधर घूमी क्योंकि उसने जल्दी से संभावनाओं की गणना की। तभी इसोल्ड का फोन, जिसे वो मेज पर छोड़ गई थी, कंपन करने लगा। लिसेंडर ने कॉलर आईडी देखा और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने घृणा से एक गाली बुदबुदाई और तुरंत नंबर को ब्लॉक कर दिया। वही बुढ़िया फिर से। कमीनी कुतिया। रेस्टरूम के अंदर इसोल्ड गहरे लाल चेहरे के साथ महिलाओं के स्टॉल से बाहर निकली। सिंक पर मैं अपने हाथ धो रहा था। मुझे देखकर इसोल्ड तुरंत एक डरी हुई बिल्ली की तरह भड़क उठी। स्टर्लिंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने अभी नल बंद ही किया था। उसकी बात सुनकर मैं मुड़ा। इसोल्ड ने मेरी ओर उंगली उठाई। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने अपने आरोप जारी रखे। स्टर्लिंग, तुम बिल्कुल घिनौने हो। लेकिन तो क्या तुम जानते हो कि वैंडरबिल्ट ग्रुप इस बार होल्डन ग्रुप में निवेश कर रहा है?
वे अमेरिका के शीर्ष 10 समूहों में से एक हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा स्टर्लिंग परिवार उनकी एक उँगली की भी बराबरी नहीं कर सकता। मैं मूल रूप से उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन वैंडरबिल्ट ग्रुप के बारे में सुनकर मैं अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। तुम वैंडरबिल्ट ग्रुप के बारे में बात कर रही हो? इसोल्ड अविश्वसनीय रूप से अहंकारी लग रही थी। और कौन? तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? एक बार होल्डन ग्रुप वैंडरबिल्ट अनुबंध हासिल कर ले, तो तुम्हारा स्टर्लिंग परिवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हल्का सा हंसा। बधाई हो, मैंने कहा, और सीधे जाने के लिए मुड़ गया। इसोल्ड पूरी तरह से दंग रह गई। मैं डरा क्यों नहीं था? मुझे कम से कम हैरान होना चाहिए था। वो वैंडरबिल्ट ग्रुप था। क्या मैं नहीं जानता था कि वे कौन थे? यह असंभव था। जैसे ही मैं अपने निजी कमरे के बाहर पहुंचा, मैं अचानक रुक गया। मैंने अपने पीछे एक अंगरक्षक को हाथ हिलाकर बुलाया। उसके कान में कुछ निर्देश फुसफुसाने के लिए झुका और फिर बगल के निजी कमरे में चला गया। कमरे के अंदर एक युवा अमेरिकी व्यक्ति बैठा था। उसने कस्टम टेलर किया हुआ सूट पहना था। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और हट्टा-कट्टा शरीर था। यह कोई और नहीं बल्कि वैंडरबिल्ट परिवार के प्रथम पंक्ति के उत्तराधिकारी जूलियन वैंडरबिल्ट थे। मुझे लौटते हुए देखकर जूलियन खुशी से चमक उठे। मेज पर रखी दावत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने खुशी-खुशी अपना भोजन खाया और कहा, जल्दी आओ और बैठो। ये व्यंजन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हमारे देश के चीनी रेस्तरां बस इस प्रामाणिक स्वाद को दोबारा नहीं बना सकते। मैं बैठ गया और कहा, जूलियन, तुम वैंडरबिल्ट परिवार के प्राथमिक उत्तराधिकारी हो। अगर तुम्हें चीनी खाना चाहिए तो ये कितना मुश्किल हो सकता है? जूलियन ने अपना हाथ हिलाया। चीनी खाना ढूंढना आसान है, लेकिन यह सटीक स्वाद ढूंढना दुर्लभ है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पहले अपने पेट को इससे भर लेने देना होता है। हम दोनों खूब हंसे। अचानक मैंने पूछा, जूलियन, मैंने सुना है कि तुम इस बार होल्डन ग्रुप के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हो। जूलियन ने ऊपर देखा। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। कौन सा होल्डन ग्रुप? मैंने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है, न ही मेरी ऐसी कोई योजना है। मेरा दिमाग तेज था और मैंने तुरंत एक निर्णय लिया। या तो जूलियन झूठ बोल रहा था, इसोल्ड झूठ बोल रही थी, या इसोल्ड को पूरी तरह से ठगा जा रहा था। पहली दो संभावनाएं बहुत कम थीं। यह स्पष्ट रूप से तीसरी थी। जूलियन अचानक गंभीर हो गया, फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। ओह, वैसे परिवार इस देश में हमारे उद्योगों का विस्तार करना चाहता है और मैं परिचालन आपके स्टर्लिंग ग्रुप को सौंपने की योजना बना रहा हूँ। जैसा कि पुरानी कहावत है, अच्छी चीज़ों को परिवार के भीतर ही रखें। मैं जोर से हंसा। जूलियन, तुम इस देश में बहुत लंबे समय तक रह लिए हो। तुमने स्थानीय मुहावरों का उपयोग करना भी सीख लिया है। जूलियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना वाइन ग्लास उठाया। मुझे सच में इस देश से प्यार है। अगले 2 घंटों तक हमने लगातार अपने सहयोग के विवरण पर चर्चा की और अंततः एक आपसी समझौते पर पहुंचे। उसी क्षण अंगरक्षक ने दस्तक दी और कमरे में प्रवेश किया। वो मेरे कान के करीब झुका और कुछ शब्द फुसफुसाए। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। उसके तुरंत बाद एक हंसी आई। मैंने अंगरक्षक को कुछ निर्देश दिए और उसे जाने के लिए कहा। जूलियन ने उत्सुकता से पूछा, हे, क्या हुआ? कोई अच्छी खबर? मैंने जवाब दिया, जूलियन, कल मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाने ले जा रहा हूं। जूलियन रुका, फिर मुस्कुराया। एक शो? स्थानीय ओपेरा की हजारों साल की विरासत है। ये निश्चित रूप से देखने लायक है। मैं रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। कोई ओपेरा नहीं, यह एक भव्य तमाशा है। मैं गारंटी देता हूं कि यह रोमांचक होगा। जूलियन ने कहा, ओह, तो मैं पूरी तरह से इसका इंतजार कर रहा हूं। कराओके कमरे के बाहर डेरियस, लिसेंडर और इसोल्ड एक साथ बाहर निकले। इसोल्ड को उन दोनों आदमियों ने पकड़ा हुआ था। वो कीचड़ के पोखर की तरह पूरी तरह से शिथिल हो गई थी। डेरियस ने कुछ बेचैनी के साथ कहा, लिसेंडर, क्या यह सच में ठीक है? लिसेंडर ने आसपास नजर दौड़ाई और बेसब्री से जवाब दिया, डेरियस, तुम बहुत डरपोक हो। बस आज पूरी तरह से मजे करो। कल मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। डेरियस ने फिर पूछा, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? लिसेंडर ने एक भयावह हंसी हंसी। वो बात की समस्या है। एक बार कल अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएं और पैसा हमारे खातों में आ जाए तो हम बहुत दूर जा चुके होंगे। डेरियस मुस्कुराया और बोला, लिसेंडर, तुम सच में एक कमीने हो। इसोल्ड ने उनकी गुप्त साजिश का एक भी शब्द नहीं सुना। उसे बस ऐसे ही होटल के कमरे में घसीटा गया था। अगली सुबह जल्दी लिसेंडर दरवाजे पर हो रही खटखटाहट से झटके से जाग गया। उसने सहज रूप से अपने बगल में देखा और डेरियस को इसोल्ड के ऊपर लेटे हुए पाया। वह तुरंत डर के मारे अपने होश खो बैठा और घबराहट में थप्पड़ मारकर डेरियस को जगाया।
उसने डेरियस को घूरा, उसे डांटने के लिए अपनी आवाज़ धीमी की और फिर जल्दी से दरवाजे की ओर चल दिया। उसने मान लिया था कि यह रूम सर्विस है जो नाश्ता देने आई है। क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हें सुबह सबसे पहले जाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या होगा अगर ये बेवकूफ़ जाग गई? जल्दी करो, कपड़े पहनो और बाहर निकलो। मैं जाकर नाश्ता लाता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, पत्रकारों की एक बड़ी भीड़ ने प्रवेश द्वार को घेर लिया और उनमें से हर एक ने अपने कैमरे सीधे उसकी ओर तान रखे थे। जिस क्षण पत्रकारों ने लिसेंडर को देखा, वे तुरंत ऊर्जा से भर गए। यही है वो आदमी जो युवा मास्टर स्टर्लिंग की दावत में सीईओ होल्डन के साथ अंतरंग हो रहा था। एक पत्रकार के ये चिल्लाने के बाद उसने सीधे लिसेंडर को एक तरफ धकेल दिया और कमरे में घुस गया। ऐसा लगता है कि सीईओ होल्डन सच में अंदर हैं। तभी लिसेंडर को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्रकारों की एक बड़ी भीड़ कमरे में घुस गई और पागलों की तरह अंदर की तस्वीरें खींचने लगी। डेरियस ने अभी अपने कपड़े पहनना खत्म भी नहीं किया था। पत्रकारों को देखकर उसने जल्दबाजी में अपना चेहरा ढंकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कोई चिल्लाया, जल्दी देखो। बिस्तर पर जो औरत है वो इसोल्ड है, होल्डन ग्रुप की सीईओ, है ना? किसी और ने कहा, हे भगवान, सीईओ होल्डन को सच में खेलना आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग ने उनके साथ सगाई तोड़ दी। मुझे भी वो नहीं चाहिए होगी। लिसेंडर घबराहट में इधर उधर टहला, जल्दबाजी में अपने शरीर से इसोल्ड को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। पत्रकारों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाहर निकलो, तस्वीरें लेना बंद करो, फिल्म बनाना बंद करो। डेरियस डर से कांपते हुए एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अत्यधिक शोर ने इसोल्ड को जगा दिया। उसने कराहते हुए अपना हाथ उठाकर अपने धड़कते सिर को रगड़ा। वह पूरी तरह से चक्कर और भटकाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसके कानों में गूंजते हुए तीखे सवालों ने उसे तुरंत पूरी तरह से जगा दिया। सीईओ होल्डन, कृपया इन दो सज्जनों के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करें। एक अन्य पत्रकार ने पूछा। सीईओ होल्डन, इस अश्वेत सज्जन के साथ आपका क्या संबंध है? एक अन्य ने पूछा। सीईओ होल्डन, क्या आपको लगता है कि मिस्टर स्टर्लिंग ने आपके साथ सगाई तोड़कर सही किया? ईसोल्ड का पूरा शरीर कठोर हो गया। उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसने यंत्रवत रूप से नीचे अपने आप को देखा, फिर एक भेदने वाली चीख निकाली। घबराहट में उसने बेतहाशा चादरों को पकड़ लिया और उन्हें अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। मैं तुम सब पर मुकदमा कर दूंगी। मैं पुलिस को बुला रही हूं। उसने अपना सिर घुमाया और रोई, डेरियस, पुलिस को बुलाओ, डेरियस। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। लिसेंडर लिसेंडर पहले ही पूरी तरह से नजरों से ओझल हो चुका था। वह भाग गया था। कमरे के बाहर मैं पूरी तरह से मनोरंजन के भाव के साथ दीवार के सहारे झुका हुआ था। मेरे बगल में जूलियन ने एक बहुत ही ठंडा भाव पहना हुआ था, क्योंकि उसने नीचे डेरियस को देखा, जिसे अंगरक्षकों द्वारा फर्श पर दबाया जा रहा था। डेरियस का चेहरा शुद्ध निराशा से भरा था। उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। जूलियन ने गुस्से में कहा, डेरियस, तुम इस परिवार के लिए एक पूर्ण कलंक हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। एक बार जब हम अमेरिका लौटेंगे तो मैं तुम्हें सबसे कड़ी सजा दूंगा। यह सुनकर डेरियस के पैरों ने जवाब दे दिया और वो पूरी तरह से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी छोटी आंखें जमीन पर मृतप्राय घूर रही थीं, जो पूर्ण अविश्वास से भरी थीं। मैं हंसा। जूलियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारा अंगरक्षक होगा। अगर तुम इस कमीने को साथ नहीं लाए होते तो कौन जाने कि इसने किस तरह की मुसीबत खड़ी कर दी होती। मैं निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने लापरवाही से कहा, तुम इसे वैसे ही संभालो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी पर नजर डाली। एक सेकंड के लिए झिझका, लेकिन अंततः इसका जवाब दिया। लाइन के दूसरी तरफ से घबराई हुई चिल्लाहटें आईं। मैंने अपने कान खुजलाए और लापरवाही से जवाब दिया, चाहे वो मरे या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना है। तुम्हारी कीमती बेटी वर्तमान में एक होटल में अपने छोटे प्रेमी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही है। जाओ उसे ढूंढो। तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है? खैर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से आवाज बड़बड़ाती रही और मैं अधीर हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मौत मेरे कारण हुई है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आगे बढ़ो और मुझ पर मुकदमा करो। फोन पर मुझ पर मत चिल्लाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम बूढ़ी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सहना होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। मैं रुका। मेरे लहजे में मजाक भरा था, लेकिन इस बारे में बात करते हुए मैं वास्तव में अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी को इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसके अपने पिता का निधन हो गया है, तो वो संभवतः किसकी परवाह कर सकती है? इसके साथ
मैंने सीधे फ़ोन काट दिया और उस नंबर को अपनी ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया। जूलियन ने उत्सुकता से पूछा, हे, क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस कोई महत्वहीन व्यक्ति था। वापस कमरे के अंदर इसोल्ड ने लिसेंडर को जहरीली नज़रों से घूरा। कुछ ही क्षण पहले की अराजकता के दौरान उसने घटनाओं के क्रम को पूरी तरह से समझ लिया था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से वो इतना प्यार करती थी, उसने व्यक्तिगत रूप से उसे दूसरे आदमी की बाहों में धकेल दिया था। लिसेंडर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण पूरी तरह से पीला और शक्तिहीन लग रहा था। इसोल्ड मूर्ख रही होगी, लेकिन वो पूरी तरह से दिमागहीन नहीं थी। उसके शरीर पर होने वाली शारीरिक संवेदनाएं झूठ नहीं बोल सकती थीं। उसने इतना दर्दनाक दिल का दर्द कभी महसूस नहीं किया था। अपने होंठ को काटते हुए और अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने उग्रता से थूका, लिसेंडर, तुम बिल्कुल जानवर हो। लिसेंडर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैरों को गले लगा लिया। इसोल्ड, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। इसोल्ड पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने उसकी छाती पर जोर से लात मारी और चीखी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लिसेंडर रोया और दया की भीख मांगने लगा। इसोल्ड, मैं बस पागलपन के एक पल के वशीभूत हो गया था। कृपया मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दो। लेकिन इसोल्ड अब वो लड़की नहीं रही थी जो वो हुआ करती थी। उसने अपना हाथ उठाया और लिसेंडर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूर्ण घृणा के साथ बोली, बाहर निकलो, यहां से दफा हो जाओ। ये देखकर कि भीख मांगना बेकार था, लिसेंडर ने बस दिखावा करना बंद कर दिया। वो ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। उसके भाव पूरी तरह से भयावह हो गए। तुम बेवकूफ़ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? स्टर्लिंग ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और फिर भी तुमने मेरे साथ मौज मस्ती की। पहले मुझे लगा कि तुम अविश्वसनीय रूप से सक्षम हो, लेकिन पता चला कि तुम पूरी तरह से स्टर्लिंग पर निर्भर थी। वास्तव में तुम्हारे पास क्या क्षमता है, इसोल्ड? उसके बिना तुम कचरे के अलावा और कुछ नहीं हो। क्या तुम समझती हो? तुम्हारी कंपनी के पास कोई ऑर्डर नहीं है और कोई ये भी नहीं चाहता कि तुम उनके लिए ड्रिंक डालो। वे सभी सोचते हैं कि तुम गंदी हो और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। क्या तुम ही वो नहीं थी जो कुछ समय पहले मुझे बार बार पति कह रही थी? लिसेंडर के शब्द इसोल्ड के दिल में आरी वाले चाकू की तरह चुभ गए। वो उसका खंडन करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस दौरान पछतावा नहीं हुआ था। मैं उसकी कंपनी को फलने फूलने और ऑर्डर बनाए रखने में सक्षम था। मैंने उसकी बहुत सावधानी से देखभाल की थी। उसे अंतहीन विलासिता के सामानों से नहलाया था। इस बीच लिसेंडर के पास उसके कभी न भूलने वाले पहले प्यार होने के खाली शीर्षक के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं था। वो केवल उसका पैसा खर्च करना जानता था और व्यवसाय में बिल्कुल शून्य सहायता प्रदान करता था। उसने ईमानदारी से माना था कि लिसेंडर उसे वैंडरबिल्ट ग्रुप से जोड़कर एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर सकता है। कभी ये कल्पना नहीं की थी कि ये सब एक बड़े घोटाले में बदल जाएगा। ये केवल इसी क्षण था कि उसने अंततः महसूस किया कि वो कितनी बेवकूफ़ रही थी। अपनी निराशा की गहराई में इसोल्ड ने अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को डायल किया। लिसेंडर घबरा गया। वो फ़ोन छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसोल्ड ने उसे चकमा दे दिया। तुम क्या कर रहे हो? वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके कार्य अत्यधिक अवैध थे। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसोल्ड, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। इसोल्ड ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे फोन पर बोली, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। पुलिस तेजी से पहुंची, लिसेंडर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गई। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, मैं स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर लिखी पूरी बर्बादी और निराशा देख सकता था। यह तमाशा समाप्त हो गया था और मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया था। मैंने होटल के कमरे की दिशा में नजर डाली, फिर जाने के लिए मुड़ गया। एक कमजोर आवाज ने मुझे रुकने के लिए पुकारा, स्टर्लिंग। मैंने अपना सिर घुमाया और इसोल्ड को दरवाजे पर खड़े देखा। वो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा मौत के समान पीला था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो सहारे के लिए एक हाथ से दरवाजे की चौखट पर झुकी हुई थी। मैंने अपनी बाहें पार की और दीवार के सहारे झुक गया। मेरे लहजे से मजाक टपक रहा था। ओह, सीईओ होल्डन आखिरकार बाहर आ ही गईं। क्या तुमने अच्छा समय बिताया? इसोल्ड का चेहरा अकल्पनीय रूप से दयनीय लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, यह तुम्हारी करतूत थी, है ना? मैंने खुले तौर पर स्वीकार करते हुए अपने हाथ फैलाए। हाँ, ये सच है, ये मैं था। मुझे जनता को सीईओ होल्डन के असली रंग तो दिखाने ही थे, आखिर। इसोल्ड एक दुखद हंसी हंसी। हाँ, ये देखते हुए कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, ये बिल्कुल सही है कि तुमने मुझसे बदला लिया। वो एक पल के लिए शांत हो गई, फिर अचानक ऊपर देखा।
स्टर्लिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? मैं लगभग ठहाके मारकर हंस पड़ा। मेरे लहजे में भारी व्यंग्य था जब मैंने कहा, तुमसे प्यार? ओह, मैं तुमसे मरने की हद तक प्यार करता हूँ। इसोल्ड, मैं वास्तव में हैरान हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे बना है। तुम्हें प्यार करने लायक क्या है? क्या मुझे इस बात से प्यार करना चाहिए कि तुमने मुझे धोखा दिया, या मुझे इस बात से प्यार करना चाहिए कि तुम एक लाइलाज बेवकूफ़ हो? मैंने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। क्या पूर्ण मंदबुद्धि है! मेरी पीठ को घूरते हुए इसोल्ड ने जोर से रोना शुरू कर दिया। तुरंत अपने घुटनों के बल गिर गई, क्योंकि उसके आंसुओं ने बांध तोड़ दिया था। स्टर्लिंग! मुझे पछतावा है। मुझे सच में सब बातों का पछतावा है। मैं चलना रुक गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें बस अंततः एहसास हुआ है कि तुम अपूरणीय रूप से मूर्ख हो, और यह कि तुम्हारी कंपनी खत्म हो गई है। नहीं, ये सच नहीं है। उस पर और समय बर्बाद न करने की इच्छा से मैंने जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। ये सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि मैं मानता हूं कि यह सच है। 2 कदम चलने के बाद मैं उसे याद दिलाने के लिए पीछे मुड़ा। ओह, वैसे तुम्हारी माँ ने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था यह बताने के लिए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। चूंकि तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए इसे उठा लिया। इसोल्ड ऐसी लग रही थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो जानती थी कि मैं इस तरह की बात पर कभी मजाक नहीं करूंगा। अंधी घबराहट में वह अपना फ़ोन लेने के लिए लड़खड़ाती हुई वापस कमरे में गई और अपनी माँ का नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने लगातार 7 या 8 बार फ़ोन किया, फिर भी उसे डायल टोन के अलावा कुछ नहीं मिला। किसी और चीज़ की परवाह करने में असमर्थ, इसोल्ड घबराहट में गैरेज की ओर दौड़ी और सीधे होल्डन परिवार की संपत्ति की ओर गाड़ी चला दी। जब वो होल्डन विला पहुंची, तो आंगन पूरी तरह से सफ़ेद रेशम में लिपटा हुआ था। यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट था कि एक अंतिम संस्कार चल रहा था। जैसे ही इसोल्ड अपनी कार से बाहर निकली, उसके पैर कमज़ोर पड़ गए और वो लगभग ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने गेट तक चलने के लिए भारी संघर्ष किया, प्रवेश करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग किया। आंगन के अंदर होल्डन परिवार के रिश्तेदार और दोस्त काले कपड़े पहने खड़े थे। उनके चेहरे शोक से भारी थे। आंगन के ठीक बीच में उसके पिता का चित्र रखा था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे देखा और तुरंत उसकी कड़ी निंदा करने के लिए आगे बढ़ा। इसोल्ड, यहां से दफा हो जाओ! यह आदमी इसोल्ड के दूसरे चाचा आर्थर थे। इसोल्ड की आवाज हिंसक रूप से कांप उठी। अंकल आर्थर, मैं नहीं जा रही। आर्थर ने एक ठंडी मुस्कान दी। उनकी आंखें जम गईं। तुम नहीं जा रही? तुम्हारे पिता मर चुके हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया था, ये चाहते हुए कि तुम उन्हें आखिरी बार विदा करो, और तुमने वास्तव में उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम तब कहाँ थी? अब तुम्हें अंततः वापस आना याद आया? तुम बिल्कुल नीच हो। इसोल्ड की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपना सिर नीचे रखते हुए उसने इसे लगातार हिलाया। अंकल, मुझे नहीं पता था। अंकल, मुझे सच में नहीं पता था। आर्थर ने उग्रता से इसोल्ड की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाए, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार थे, और तुम्हें नहीं पता था? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार बुलाया? तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई। तुम उस कमीने के साथ मौज मस्ती कर रही थी। खैर, अब सब ठीक है। जाओ, उसे ढूंढो। अब कोई भी तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करेगा। आसपास के होल्डन परिवार के सदस्यों ने भी अपनी आलोचनाओं को आवाज देना शुरू कर दिया और बेरहमी से उसकी निंदा करने लगे। ये लड़की इसोल्ड जब छोटी थी तो बहुत अच्छी दिखती थी। वो बड़ी होकर ऐसा राक्षस कैसे बन गई? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या ये सच नहीं है? आप किसी इंसान का चेहरा जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल कभी नहीं। एक खूबसूरत लड़के की खातिर। मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, उसने अपने पिता को छोड़ दिया। किसी और ने बीच में कहा, स्टर्लिंग परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर ने पहले उसके साथ कितना सही व्यवहार किया था। वो अमीर और सुंदर था, फिर भी उसने एक अच्छा जीवन जीने से इनकार कर दिया और बस आपदा को बुलावा दे दिया। शर्म से जलते चेहरे के साथ इसोल्ड एक बार फिर घुटनों के बल गिर गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग मुझे नहीं भगा सकते। इस क्षण बीट्राइस चलकर आईं और आर्थर से कहा, आर्थर, मुझे उससे बात करने दो। इसोल्ड ने ऊपर देखा। अपनी माँ के सूजे हुए, आंसुओं से सने चेहरे को देखकर उसके दिल में दर्द की ऐंठन उठी। बीट्राइस के चेहरे पर कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी और उनका लहजा भयानक रूप से शांत था। तुम्हारे पिता की बीमारी वास्तव में बेहतर हो रही थी। एकमात्र डर यह था कि वह उत्तेजित न हो जाएं। लेकिन आज रात होल्डन ग्रुप के शेयरधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी वापस लेने की खबर उनके कानों तक पहुंची।
वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और बस उनका निधन हो गया। उन्होंने नीचे इसोल्ड की ओर देखा। उनकी आंखें पूरी तरह से गर्माहट से खाली थीं। जाओ एक पल में अपने पिता के सामने सिर झुकाओ और फिर होल्डन परिवार को छोड़ दो। इसोल्ड ने जोर से अपना सिर ऊपर उठाया। माँ, आपका क्या मतलब है कि होल्डन परिवार छोड़ दूं? मैं आपकी बेटी हूं। बीट्राइस गुस्से में चिल्लाईं। कल से तुम नहीं हो। माँ और बेटी के रूप में हमारे बीच का बंधन बहुत पहले टूट गया था। अंततः इसोल्ड को भीड़ द्वारा होल्डन परिवार की संपत्ति से बाहर निकाल दिया गया। जब उसे भगाया गया तो एक भी व्यक्ति उसके बचाव में नहीं बोला। वो होल्डन मैनर के भव्य द्वारों के सामने भारी मन से गिर पड़ी। उसके भाव पूरी तरह से सुन्न थे। ये जगह कभी उसका घर हुआ करती थी, अब ये निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। उसने किसी और को दोष नहीं दिया, वह केवल खुद को बहुत अधिक मूर्ख होने के लिए दोष दे सकती थी। उसने मुझे दूर फेंक दिया था और जिद से एक पहले प्यार के भ्रम के पीछे भागी थी। उसका परिवार चला गया था, उसकी कंपनी बर्बादी के कगार पर थी और उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। आधे साल बाद स्टर्लिंग ग्रुप के मुख्यालय में सचिव डेसमंड कुछ दस्तावेज लेकर अंदर आए और मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दी। मिस्टर स्टर्लिंग, वैंडरबिल्ट ग्रुप हमारे सहयोग के पहले दौर से बेहद संतुष्ट है। वे सहयोग के दूसरे दौर पर चर्चा करने के लिए अगले सोमवार को प्रतिनिधि भेजने की योजना बना रहे हैं। मैंने दस्तावेजों को पलटा, सिर हिलाया और पूछा, सहयोग के इस दूसरे दौर के लिए वे कितना निवेश करने का इरादा रखते हैं? प्रारंभिक बजट 1.5 बिलियन डॉलर है। फंडिंग बहुत प्रचुर होगी। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, मैं समझ गया। वैंडरबिल्ट ग्रुप को जवाब दो और उन्हें बताओ कि मैं व्यक्तिगत रूप से सोमवार की बैठक में शामिल होऊंगा। डेसमंड ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो तुरंत नहीं गया। वो थोड़ा झिझकता हुआ लग रहा था। समझ गया, मिस्टर स्टर्लिंग। मैंने ऊपर देखा और पूछा, क्या बात है? तुम्हारे दिमाग में कुछ है? डेसमंड ने अपनी आवाज़ नीची की। मिस्टर स्टर्लिंग, बीट्राइस का निधन हो गया है। मुझे एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, इससे पहले कि मुझे याद आया कि ये इसोल्ड की माँ थी। 6 महीने के अंतराल में मैं व्यावहारिक रूप से उस नाम को पूरी तरह से भूल चुका था। एक भावहीन चेहरे के साथ मैंने लापरवाही से पूछा, उनकी मृत्यु कैसे हुई? डेसमंड ने समझाया, मैंने सुना है कि लिसेंडर को मेडिकल पैरोल पर रिहा किए जाने के बाद वो होल्डन एस्टेट गया था। वो मूल रूप से इसोल्ड को मारने का इरादा रखता था, लेकिन जब वो उसे नहीं मिली तो उसने इसके बजाय बीट्राइस पर हमला कर दिया। दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयानक था। घटना के बाद लिसेंडर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास का सामना कर रहा है। मैं हल्का सा हंसा। तो दूसरे शब्दों में इसोल्ड ने आखिरकार अपने माता पिता दोनों को मरवा ही दिया। मिस्टर स्टर्लिंग, आप निश्चित रूप से इसे इस तरह कह सकते हैं। मैंने हल्के से मजाक किया। उसका मुझे धोखा देना, मेरे साथ गद्दारी करना और मुझसे ब्रेकअप करना मेरे लिए भेष में एक आशीर्वाद साबित हुआ। इसे अब देखें तो जो कोई भी इसोल्ड के बहुत करीब जाता है उसका अंत बहुत भयानक होता है। खिड़की के बाहर आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही थी। स्वर्ग में एक फटे हुए कैनवास की तरह बारिश डामर की सड़कों पर टकरा रही थी, जिससे एक बहरा करने वाली गर्जना हो रही थी। इसोल्ड नंगे पैर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच घबराहट में दौड़ रही थी। जमने वाले बारिश के पानी ने उसके सफ़ेद नाइट गाउन को पूरी तरह से भिगो दिया था। कपड़ा उसकी त्वचा से कसकर चिपक गया था, जो उसके क्षीण कंकाल जैसे शरीर की रूपरेखा दिखा रहा था। उसके लंबे, भीगे हुए बाल उसके गालों और गर्दन पर चिपके हुए थे। इस क्षण वह उस शक्तिशाली सीईओ की किसी भी झलक को पूरी तरह से खो चुकी थी, जो वह कभी हुआ करती थी। जैसे ही वह पागलों की तरह दौड़ी, वो एक उन्मादी की तरह चीखी। पिछले 6 महीनों में एक के बाद एक अपने माता पिता दोनों को खोना एक विनाशकारी झटका था, जिसने उसे पूर्ण मानसिक पतन के बिल्कुल कगार पर धकेल दिया था। उसे शायद ही याद था कि वो अब कौन थी। ज्यादा दूर नहीं, एक विशाल परिवहन ट्रक की हाई बीम लाइटों ने बारिश के पर्दे को चीर दिया। मूसलाधार तूफान ने दृश्यता को शून्य के करीब कर दिया था और ड्राइवर ने सड़क के बीच में भटकते हुए व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देखा। हेडलाइट्स की चकाचौंध में फंसी इसोल्ड धीरे धीरे मुड़ी। उस क्षणभंगुर पल में उसने न केवल कोई डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसने वास्तव में राहत का एक गहरा निशान महसूस किया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए सांस लेना बंद कर दिया।